हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन moviesala.com, सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मैं आपका टीचर बलबीर सिंह। आज की क्लास के अंदर हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री या इन केमिस्ट्री के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन के टॉपिक पर बात करेंगे। किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट का परसेंटेज हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला बनाते हैं और कुछ कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की परसेंटेज को निकाल के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो परसेंटेज कंपोजिशन, तो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड कैसे निकालते हैं उसमें, तो हमारा जो हेडिंग है आज का परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, तो परसेंटेज कंपोजिशन के अंदर परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट हम कैसे निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड, तो एटॉमिक मास इनटू एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ये हमारा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड निकालने का एक फॉर्मूला बन जाता है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड, हम कह सकते हैं इन ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, या मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल जरा देखें। सपोज फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन C6H12O6, मतलब ग्लूकोज के अंदर। हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, उसके अंदर हम परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, तो हम परसेंटेज ऑफ कार्बन, इसका आंसर हम लिखना है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना चाहते तो क्या होंगे, तो हमारा क्या लेना है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक जो हमारा फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले को देखना है। तो सबसे पहले तो हमको एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन इनटू एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ग्लूकोज, तो यहाँ निकाल देते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6 प्लस 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, इसको सम करिए 180 ग्राम पर मोल। ये हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया। हाँ, तो मॉलिक्यूलर मास को क्या करना है, डिवाइड करना है और यहाँ इंटू 100। ठीक है जी, इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने पर हमारा क्या आता है जरा देखते हैं। 72 इंटू 100 अपॉन 180, सॉल्व कर लेते हैं। 18 बन जा, 18 4 जा 40 परसेंटेज। तो ये हमने कार्बन का परसेंटेज निकाला, किसके अंदर, किस कंपाउंड के अंदर, ग्लूकोज के। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन, आप यहाँ C6H12O6 के अंदर। जिस तरीके से हमने कार्बन का परसेंटेज निकाला उसी तरीके से आपको हाइड्रोजन का भी परसेंटेज निकालना है। तो हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इन C6H12O6, फॉर्मूला वही है, क्या है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड, एटॉमिक मास इंटू एटोमिसिटी इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो देखें
हाइड्रोजन का निकालना है, तो हमारा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू एटोमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। सॉल्व करें। कितना आएगा, सॉल्व करें, इसको सॉल्व करके देखते हैं। आ, 18 5 और 18 यानी कि कितना आएगा 6, 108, कितना बच गया 12, फिर हमारा 6 ऐसा आता रहेगा, तो 6.6 आगे हम 7 कर देंगे, 6 बार रिपीट होता रहेगा, तो क्या होगा, तो यानी इतना परसेंटेज, ये परसेंटेज ऑफ क्या निकला, हाइड्रोजन। अब यही परसेंटेज ऑफ किसका बचा, ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन C6H12O6। क्या करना है, वही एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन इंटू एटोमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। इसको सॉल्व करिए। सिक्स से हमारा 18 हमारा 3 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है जी, आप आगे इसको सॉल्व करें। 160 डिवाइड बाई 3, 5, 15 हो गया, फिर देखें कितना 15, 3, फिर हमारा 3 आता रहेगा। ठीक है जी, ये हमारा परसेंटेज। तो देखो हमने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाला, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाला, और पीछे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाला। जितने भी एलिमेंट का परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं उसमें सभी एलिमेंट्स के परसेंटेज का सम कितना आना चाहिए, 100 हो जाना चाहिए, क्योंकि हम परसेंटेज हम जो देख रहे हैं वो 100 है। तो इसका सम यानी कि अगर हमारा ये चेक करना चाहते हैं तो इसमें चेक करने के लिए परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाला, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाला, प्लस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाला, इनका सब तीनों का सम, तीन ही एलिमेंट्स है, तो उसमें 100 आना चाहिए। अब इस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आया, 40, परसेंटेज ऑफ कार्बन आपके सामने 40 है। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 6.67 या 66 लिख सकते हैं, और ऑक्सीजन का कितना आया आप यहाँ देखिए, ऑक्सीजन का आपने कितना निकाला 53.33, तो 53.33। इस तीनों का सम क्या हमारे इसके इक्वल 100 हो रहा है, इनका यानी कि कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। आप देखो सम करके देखो क्या इतना हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो यानी इक्वल टू 100 हो रहा है सम इसका करने पर। तो ये हमारा आंसर जो हमने निकाला है वो पूरी तरह से सही है। ये हमने किसका निकाला, यानी परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन ग्लूकोज हमने निकाल के दिखाया। अब अगला कोई एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, या कोई भी स्पेसिफाई भी कर सकता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ हर एक एलिमेंट का निकालें, किसी भी कंपाउंड के अंदर वो स्पेसिफाई भी कर सकता है कि उस एलिमेंट का निकालें, यानी किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का हमको निकालना है तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट का भी निकाल सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चंस करते हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन H2SO4। अब H2SO4 के अंदर क्या करना है हमको, हाइड्रोजन का, सल्फर का और ऑक्सीजन का, तीनों का क्या निकालना है हमको, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबका अलग अलग निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, किसी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए आपको मैंने क्या फॉर्मूला, इन्हें कंपाउंड, इन्हें मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर कंपाउंड,
या इन्हें मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कह सकते हैं। तो क्या होगा, एटॉमिक मास इंटू एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स इंटू 100। तो इस चीज़ को लगाते हुए हमको क्या करना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, कितने एटम्स हैं, यानी एटॉमिक मास 1, एटॉमिसिटी 2, और हमारा मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं पहले, या मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 निकालिए, 2 × 1 + 1 × 32 और +4 × 16, सबको सम करिए, 98 ग्राम पर मोल आएगा। हमने ये मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया पहले H2SO4 का। तो इंटू 98 × 100, तो यानी कि ये 200/98, 2 पॉइंट कितना आएगा, 2.02 इतना हमारा आ जाएगा, यानी कितना, ये 2 हमारा आता रहेगा। देखें अब परसेंटेज ऑफ, सॉरी हमारा 1 सेकंड इसमें सही निकला है क्या, देखते हैं। 2 टाइम गया हमारा 196 हो जाएगा, 4 बचेगा। अब 4 में हमारा कितना, यानी कि 4 के आसपास आएगा, 2.04 इतना आना चाहिए परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ सल्फर, दूसरा एलिमेंट हम सल्फर का देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ सल्फर किसके अंदर, इन H2SO4, इन H2SO4, फॉर्मूला वही रहेगा, यानी कि एटॉमिक मास, एटॉमिसिटी 1 है, अपॉन 98 × 100। इसमें कुछ कटेगा, काट लीजिए, यानी कि ये 2 से कट जाएगा, तो ये 4, ये 9, तो ये इसको 49 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, आप इसको सॉल्व करें, यानी सल्फ़र का, यानी कि सॉल्व करने पर, यानी कि ये हमारा 5 यानी 32 आ जाएगा, 32 पॉइंट समथिंग आएगा। आप हमारा 49 से डिवाइड किया, पहले हमारा 3 टाइम गया और फिर बचा कितना हमारा 11, फिर 2, 6, 5, आई थिंक 6, 5, या आगे हम इतना ही पॉइंट, 1 पॉइंट तक छोड़ सकते हैं, इतना परसेंटेज, और ये कितना है, इतना परसेंटेज। ये हमने किसका निकाला, यानी परसेंटेज। अब हमने 2 एलिमेंट का निकाल सके तो 100 में सम दोनों का सम करके निकाल सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूले से ही निकालेंगे। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन H2SO4 क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन इंटू एटोमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। सॉल्व कर लीजिए आप, इसको 2 से काट लें, 49 आएगा, ठीक है जी। 32/49, इसको सॉल्व करिए, कितना जाएगा, 49, यानी कि हम इसको 50 मान के चलें तो कितना, 6 आ जाएगा। फिर हमारा कितना बचेगा, कुछ 200 समथिंग से ऊपर बचेगा, तो कितना, 4, 60, डिवीजन दें, कितना आ रहा है, 5 टाइम तो चला ही जाएगा इतना, फिर आई थिंक 3, 65.3 समथिंग आएगा, 65.3 समथिंग आएगा, इतना परसेंटेज हम देख लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाला, परसेंटेज ऑफ सल्फर निकाला और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाला। इन तीनों का परसेंटेज का हम सम करें, इन तीनों परसेंटेज को सम करें तो इसका सम जो हमारा सभी एलिमेंट के परसेंटेज का सम कितना होना चाहिए, 100 आना चाहिए। ये करके देख सकते हो,
क्लियर है। अब जैसे और कोई भी एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको देखें। फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन ईथेन। फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन C2H6, मतलब ईथेन के अंदर। तो हम इसका जब आंसर करेंगे तो क्या होगा, यानी कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालने का इन ए मॉलिक्यूल या कंपाउंड क्या होगा, एटॉमिक मास इंटू एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100, ये है। ठीक है, तो हम इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन इन C2H6, तो एटॉमिक मास हम कार्बन का देखना चाहते हैं, यानी कि क्या है, कार्बन का हमारा 12 और एटम कितने हैं 2, अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के देख लीजिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6 मतलब 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1, 24 प्लस 6 कितना आ गया 30 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो यहाँ 30 और परसेंटेज में निकालना इंटू 100, ठीक है जी। अब यहाँ देखो, अब ये कितना आ गया 80% आ गया, 80%। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन C2H6 क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन यानी कि 1 इंटू एटोमिसिटी 6 डिवाइड बाई 30, यानी मॉलिक्यूलर मास कितना है 30 इंटू परसेंटेज में निकालना है, तो क्या हुआ, ये 5 और ये 20, इन दोनों का देखो सम कितना आ रहा है 100। तो ये हमारे दो ही एलिमेंट थे, इसके अंदर निकाला। ठीक, तो देखो ये हमने जो सम बेसिस ऑफ केमिस्ट्री के अंदर जो हमारा परसेंटेज कंपोजिशन वाला टॉपिक है, उसमें किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, उसका एक मात्र सिंपल सा फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले में हमको किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं, सभी एलिमेंट का निकाल सकते हैं, या फिर हम कहें तो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का भी क्वेश्चन में कह सकता है, उसको भी निकालने के लिए तो वो निकाल सकते हैं। आई होप मेरी ये बातें आपको समझ में आएगी, परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे निकालते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन moviesala.com, सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ बलबीर सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर, योर फ्रेंड। आज हम सब केमिस्ट्री के अंदर सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री के अंदर एक नया टॉपिक मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, और हम कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे करते हैं, कुछ जब हमारे परसेंटेज वगैरह दे रखे हैं, तो जो हम पीछे के टॉपिक कवर कर चुके हैं वो वीडियो को देखिएगा टॉपिक वाइज। और हमारा जो आज का नया टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। टॉपिक का नाम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, थोड़ा सा डिस्कस कर दें। मॉलिक्यूलर फार्मूला, बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला इज अ ट्रू केमिकल फार्मूला। द ट्रू केमिकल फार्मूला कहिए, द ट्रू केमिकल फार्मूला the true chemical formula which represent
represent actual number of atoms of various elements in a definite proportion। यानी क्या होता है, द ट्रू केमिकल फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वेरियस एलिमेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, केमिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड का। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन C6H6, suppose molecular formula of water H2O, suppose molecular formula of ethane C2H6। तो देखो ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसी भी कंपाउंड के, एक जिसके अंदर जो हमारे एटम्स होते हैं वो एक्चुअल है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या रहते हैं, एक्चुअल रहते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या लिखा है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। अब जैसे एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो देखो इसमें हमारे कार्बन के 6 एटम हैं और हाइड्रोजन के 6 एटम हैं, किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। तो ये बेंजीन का एक ट्रू केमिकल फॉर्मूला है, और वो ट्रू केमिकल फॉर्मूला ही उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हमको बात करनी है इंपेरिकल फॉर्मूला की। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है उसको भी जान लें। द केमिकल फॉर्मूला जो क्या होता है, यानी कि अब हम बात करेंगे जब केमिकल फॉर्मूला के बाद इंपेरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये भी एक केमिकल है, ये भी क्या है, केमिकल फॉर्मूला है। तो केमिकल फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट क्या, सिंपल होल रेशियो, क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंपल होल रेशियो। तो यहां लिखें दी केमिकल फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, which represent simple whole ratio of number of atoms of various एलिमेंट, यानी कि द केमिकल फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट सिंपल होल रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट। ठीक है, ऑफ ए मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑफ ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड, ऑफ द कंपाउंड। क्लियर है? उसी को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इंपेरिकल फॉर्मूला, इज नोन एज
इम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी कि यहाँ इम्पेरिकल फॉर्मूला इस तरीके से। क्लियर? ये हमने इम्पेरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन। अब हम देखो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल, सबसे पहले क्या देखेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, रेशियो, रेशियो देख लीजिए। फिर उसके बाद क्या देखना है? इम्पेरिकल फॉर्मूला। मतलब EF, इम्पेरिकल फॉर्मूला। तो जैसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले रहे हैं और उसका रेशियो ऑफ द एटम्स देखेंगे और इम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। देखो C6H6, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दो हमारे एलिमेंट हैं, एटम्स ऑफ द एलिमेंट। तो इनके क्या देखें? नंबर ऑफ एटम्स देखें। तो ये क्या मिला? 1:1 मिला, 1:1 मिला। तो इसका CS ये इम्पेरिकल फॉर्मूला हुआ। इम्पेरिकल यानी कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका रेशियो जैसे हमने क्या निकाला? नंबर ऑफ एटम्स का क्या निकाला? मॉलिक्यूलर इम्पेरिकल फॉर्मूला। अब हम देखते हैं, देखो सपोज दूसरा मॉलिक्यूल है H2O2, वाटर परऑक्साइड। तो इसमें रेशियो देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:2, यानी 1:1। तो इसका क्या होगा? इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? HO। ठीक। अब जाएं, यही चीज हम और आगे देखें। सपोज आपके सामने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6। तो इसमें रेशियो देखो कार्बन और हाइड्रोजन का, यानी कि 2:6, यानी 1:3। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH3। अब हम और भी देख सकते हैं। सपोज C2H4, तो कार्बन और हाइड्रोजन रेशियो देखो 2:4, यानी 1:2। तो क्या होगा? इम्पेरिकल फॉर्मूला CH2। क्लियर? ऐसे हम सपोज और भी C2H2, कार्बन, हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। देखो सपोज हमारा C6H12O6। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी 6:12:6, यानी 1:2:1। तो क्या हुआ? CH2O, इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH2O। क्लियर? तो ये सब हमने क्या लिख के दिखाए? ये हमने अलग अलग कंपाउंड्स के रेशियो निकाल के ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और से इम्पेरिकल फार्मूला निकाले। ठीक है? तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूला को क्या किया? निकाला। हाँ, तो देखो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूला के अंदर क्या हुआ? एक रिलेशन, मतलब ये हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला से इम्पेरिकल फार्मूला के ये रेशियो निकाल के दिखाए। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूला। तो रिलेशन बिटवीन इम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूला में क्या रहना है? एक रिलेशन निकालना है। तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो इम्पेरिकल फार्मूला इंटू एन, लेकिन वो एन ऐसे लगाऊंगा मैं। ठीक है? और वेयर एन क्या है? एन है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास एंड इम्पेरिकल फार्मूला मास का रेशियो। एन क्या है? रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है? ये हमने रिलेशन जो बताया, इसमें जो रिलेशन बताया, इस रिलेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे।
ठीक है। जैसे एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन किसका, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको मैं एक एक्सप्लेनेशन जो मैं लिख रहा हूं इसको अगले पेज पर देखते हैं। सपोज एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आप निकालिए CH3। अब इसका N निकालिए, N कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 24 यानी 30 निकल के आया, और ये कितना निकल के आया 15, तो कितना आ गया 2 निकल के आ गया। ठीक है जी। तो हमने क्या बोला था कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू एन, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो आपका क्या है, ये है, तो यानी CH3 रखी है, और इसका एन कितना निकाला आपने 2। तो यहाँ देखो C2H6 ये किसके इक्वल हुआ, यानी कि आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ किसके इक्वल हुआ, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या, यानी कि ये चीज़ किसके इक्वल हो गई, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या है, दिस द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस, जो हमारी क्या है इथेन। तो ये एक एक्सप्लेनेशन हुआ, ये हमारा एक्सप्लेनेशन है कि हमारा रिलेशन हम किसके अंदर एक मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के लिए किस तरीके से कर रहे हैं। हम किसी भी तरीके से इस किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए इसको हम अप्लाई करके देख सकते हैं। क्लियर है। हम आगे कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की कैलकुलेशन बताने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे क्वेश्चन में अक्सर दी होती है कि वेपर डेंसिटी। तो ये वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस क्या है उसको हम जानेंगे। तो हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी ऑफ ए कंपाउंड, ऑफ ए मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड, ऑफ ए मॉलिक्यूल द वेपर डेंसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, ऑफ द कंपाउंड। देखो वेपर डेंसिटी का मतलब है, यहां हम गैसेस स्टेट से मतलब समझते हैं। तो देखो जो हमारी एब्सोल्यूट वेपर डेंसिटी है, एब्सोल्यूट डेंसिटी है, एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ गैस, ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल कहिए, ऑफ ए गैसियस मॉलिक्यूल, ऑफ ए गैसियस मॉलिक्यूल। तो देखो उसको जानने के लिए आपको क्या करना है, PV इक्वल टू nRT, यानी कि मैं यहाँ पूरा प्रॉपर है, B है, PV इक्वल टू nRT। ये PV इक्वल टू nRT क्या है, एक आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है। यहां n क्या है, मोल्स, मोल्स कैसे निकालते हैं, इस तरीके से। तो हम P को यहीं छोड़ दें और ये इधर ले आएं और RT ओवर M कर दें। तो ये क्या है, वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। ठीक है जी, वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। D ले लेता हूँ, RT ओवर M, और ये P है। तो देखो मैंने जो हमारी एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ द गैस है वो क्या है, PV अपॉन RT, ये हमारा निकल के आया एब्सोल्यूट डेंसिटी का। ठीक है जी, ये आपको इक्वेशन नंबर 1 डाल के रखनी है। अब हमारा जो एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ द गैस है, ऑफ द गैसेस कंपाउंड है, तो ये गैसेस कंपाउंड के लिए हमने एब्सोल्यूट डेंसिटी निकाल ली। अब हमको क्या निकालनी है, वेपर डेंसिटी निकालनी है ऑफ द गैसेस कंपाउंड। तो वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी क्या होती है, यानी कि एब्सोल्यूट डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन।
एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ गैसेस कंपाउंड, कोई भी हमारा गैसेस कंपाउंड या कंपाउंड का हो, ऑफ मॉलिक्यूल कह दो या मॉलिक्यूल कंपाउंड कह दो, अपॉन, फॉर गैसेस कंपाउंड के लिए बात कर रहे हैं, ये गैसेस कंपाउंड के लिए एब्सोल्यूट डेंसिटी अपॉन क्या होगा, डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन, एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं, आपको डेंसिटी का फॉर्मूला हमने क्या बताया उसको देख लीजिए, कहाँ बताया, एब्सोल्यूट डेंसिटी का ये बताया। ठीक है, तो एब्सोल्यूट डेंसिटी के सामने आपको ये चीज़ हमको क्या लिखना है, यानी कि इसमें यही, इस फॉर्मूले में यही रखना है। तो यानी कि पी बी अपॉन आर, एक सेकेंड, उसमें कुछ हमारा मॉलिक्यूलर मास कहाँ गया, हमने कुछ यहाँ मिस्टेक है, इसको ध्यान से देख लीजिए क्या क्या मिस्टेक हुई है। यानी कि डेंसिटी इक्वल टू पी बी की जगह क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूलर मास होगा, ध्यान रखें ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। तो ये मॉलिक्यूलर मास यानी कि यहाँ क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए, अपॉन नीचे क्या आया था, आर टी। ठीक है जी। अब ये किसके लिए, कंपाउंड के लिए ले रहे हैं, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड, कोई भी हमारा कंपाउंड होगा। अब नीचे क्या करना है, इसके नीचे हमारा वेपर डेंसिटी किसका रखना है, ये तो वेपर डेंसिटी ऑफ किसका, यानी एब्सोल्यूट डेंसिटी किसका, मॉलिक्यूल का है। और अब यहाँ किसकी लिखनी है, हाइड्रोजन का, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन आर टी। यहाँ प्रेशर वगैरह सब कुछ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आप देख लीजिए क्या होना है, यानी कि P से P कट गया, RT से RT कट गया, तो यानी कि वेपर डेंसिटी किसके इक्वल आ गया, यानी वेपर डेंसिटी क्या आ रहा है, ये वेपर डेंसिटी क्या आ रहा है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी। यहाँ भी हाइड्रोजन का देखेंगे मॉलिक्यूलर मास, तो हमारा क्या होगा, यानी कि मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 2 इक्वल टू वेपर डेंसिटी हो जाता है। तो किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या निकल के आएगा, यानी कि ये मॉलिक्यूलर मास हमारा निकल के आया ट्वाइस ऑफ द वेपर डेंसिटी, क्या हो जाएगा, यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड ट्वाइस इन द वेपर डेंसिटी। यानी कि ये आपको ध्यान रखना है, इसके लिए मैंने बताया है। मैं डायरेक्टली कह सकता था, क्या कह सकता था कि हमारा मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, ट्वाइस ऑफ द दिस होता है। क्लियर है। तो ट्वाइस ऑफ द वेपर डेंसिटी से हमारा क्या निकल के आया था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड निकल के आ जाता है। क्लियर है। तो यहाँ मैंने क्या चीज़ बताने, यानी वेपर डेंसिटी ऑफ ए कंपाउंड या गैसेस कंपाउंड, एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जो भी हमारा मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड कह सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है। और अपॉन एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो हमने इसमें जो आपको डेंसिटी का जो हमने बताया था, वो डेंसिटी क्या निकल के आई थी, PM ओवर RT, ये निकाली थी हमने। ठीक है। तो हमने डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड किसी के लिए रख दिया और ये डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन के लिए लिखा। हमारा हाइड्रोजन का यानी ये सब कट जाएगा, क्योंकि कंडीशन हमारी सेम रहेगी। तो कंडीशन दोनों के लिए सेम रहेंगी, तो ये चीज़ निकल के आ गई। हमने क्या निकाल के दिखा दिया, ये चीज़ निकाल के दिखा दी। इससे हमारा एक फॉर्मूला बन गया कि मॉलिक्यूलर मास ट्वाइस ऑफ द वेपर डेंसिटी का डबल होता है। अब हमको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ द एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमारा जो इसका जो हमारा मेन काम है वही कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब खासकर हमको एम्पेरिकल फार्मूला का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला का। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमको एक क्वेश्चन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं पहले एक क्वेश्चन, उसकी हेल्प से आप उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। द ऑर्गेनिक कंपाउंड has 40% of carbon, 6.67% of
हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन, रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन। क्लियर है, ये हमारा ऑक्सीजन है। फाइंड द इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, एंड द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड, जो भी हमारा जो कंपाउंड स्पेसिफिक दे रखा है, तो ऑफ द कंपाउंड इज 90। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमारा ये कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पूरा हो जाएगा। देखो, इसको करने का सही तरीका क्या है उसको देखते हैं। देखो, एक तो एलिमेंट दे रखी, तो एलिमेंट दे रखा है कार्बन, हाइड्रोजन और रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन। टेबल बनानी है, इस टेबल के अंदर जो कैलकुलेशन होगी उसी से हमारा सब कुछ होना है। तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, एलिमेंट। अब परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, उनकी परसेंटेज दे रखी है, ठीक है जी, उनकी परसेंटेज को लिख लीजिए। एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, उसको देख लीजिए। फिर क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स, क्या कहते हैं, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास का यूज करके। जब मोल्स निकल के आ जाए तो हम सिंपल रेशियो निकालेंगे, सिंपल रेशियो। और जब सिंपल रेशियो निकल के आ जाए तो फिर हमको निकालना पड़ेगा होल रेशियो। ये इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक टेबल बनेगा और इस टेबल को पूरा तरह से सभी कॉलम्स, आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है इसी फॉर्म में करना है। तो देखो, क्वेश्चंस को पीछे देखें, हमारा क्या क्या चीज़ रखा है। परसेंटेज ऑफ द कार्बन कितना दे रखा है, 40%, हाइड्रोजन का 6.67। अब इन दोनों को सम करिए तो हमारा ऑक्सीजन का रेस्ट ऑफ है ना, क्वेश्चन के अंदर क्या है, यानी कि 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑफ द क्या है, रेस्ट ऑफ द हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन है। तो रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन है, तो हमारा इसमें दोनों को सम करिए, 100 में से माइनस करिए, तो आई थिंक इतना आ जाएगा। ठीक है जी, 33 हमारा आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा। अब इनके एटॉमिक मास, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का अप्रॉक्सीमेट 1 होता है, यानी 1.00 समथिंग होता है, और इसका 16 होता है, जो हमने होल फिगर में लिख रखी है। अब हमको क्या निकालना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। तो कैसे निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स यानी परसेंटेज हमारा 40/12, और ये परसेंटेज अपॉन 1, और ये 53.33/60। ठीक है जी। अब यहाँ देखो, ये तो सीधा सीधा निकल के आ रहा है, यानी 6.67 निकल के आएगा। अब इसमें मोल्स इसके निकालो, तो 12 से डिवाइड करो, 12 3 जा 36, फिर हमारा 4 बचेगा, यानी 3.333 आता रहेगा। क्लियर है, आप चाहो 3 4 कर सकते हैं। अब इसका भी देखो कितना है, कितना निकल के आ रहा है, 16 से डिवाइड करना है, 16 3 जा हमारा 48 हमारा, फिर कितना बचा, 5 बचा, फिर हमारा 3.33, ये भी इसमें ऑलमोस्ट यही आएगा। क्लियर है, तो ये हमारे मोल्स निकल के आ गए। सिंपल रेशियो क्या करना है कि जो सबसे छोटी फिगर है उससे उसको डिवाइड कर दो, यानी 3.33 को 3.33 से ही डिवाइड करो। ठीक है जी, तो कितना आ गया, 1 आ गया। 6 को 3.33 से डिवाइड करो, तो ये भी, ये 2 आ जाएगा।
ये क्या है 2 आया, और इसी को यानी सबसे छोटी फिगर यही है, यानी कि इसी से हम डिवाइड कर रहे हैं, 1 आ गया। तो देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट थे, उनके परसेंटेज दे रखे थे, उनके एटॉमिक मास हम जानते हैं, उनके नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स से हमने सिंपल रेशियो निकाला, जो सबसे छोटी फिगर होती है उसी से क्या करना होता है, सभी को डिवाइड करना होता है। अगर देखें तो ये होल रेशियो हमारा यही रहेगा, इसका यही रहेगा। होल रेशियो वाला कॉलम कम काम आता है कि अगर बाय द वे ये हमारा सपोज 1.5 हो जाता, तो 1.5 को होल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर सारी फिगर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, जब करेंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इससे हमारा जो इंपेरिकल फॉर्मूला है, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आया, CH2O, ये निकल के आ गया, क्योंकि कार्बन का एक एटम, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा कंपाउंड का निकल के आ गया। अब हमको क्या निकालना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो निकालना है तो उससे क्या करना पड़ता है, इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू n होता है। तो अब आपको n निकालना पड़ेगा। n निकालने के लिए क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास तो नहीं दे रखा, लेकिन वेपर डेंसिटी दे रखी है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कैसे निकलेगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कैसे निकलेगा, यानी मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, यानी मॉलिक्यूलर मास निकालना ट्वाइस ऑफ द वेपर डेंसिटी। तो ट्वाइस ऑफ द वेपर डेंसिटी टू 90 यानी 180 दे रखा है, ठीक है जी। ये चीज़ आपको मैंने वेपर डेंसिटी दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को देखिए क्या है, वेपर डेंसिटी 90 दे रखा है ना, वेपर डेंसिटी 90। तो वेपर डेंसिटी यानी कि कंपाउंड की वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप वेपर डेंसिटी का यूज करके क्या कर लेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना निकल के आया, 180। अब इंपेरिकल फॉर्मूला आपके सामने है, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकाला है, CH2O, तो यानी कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 2 प्लस 16, तो यानी कि 14 प्लस 16 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि C12 मतलब C का हमारा 12 और प्लस 14 और फिर कितना ऑक्सीजन 16, यानी कि कितना हो गया, आप यानी CH2O है, तो यानी कि 12 प्लस 2 प्लस 16 कितना हो गया, यानी कि हमारा हो गया 30। तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो n निकल के आ गया 6, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इंपेरिकल फार्मूला क्या निकल के आया, CH2O, और n हमने कितना निकाला 6, तो कितना हो गया C6H12O6 मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। ये हमारा आंसर है फाइनल, यानी कि हमारा इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों चीज़ आपको पता लगी, ठीक है। जो हमारा इंपेरिकल फार्मूला क्या निकल के आया था, CH2O निकल के आया, और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने क्या निकाला, C6H12O6। देखो जो आज की क्लास के अंदर जो मैंने टॉपिक जो कवर किया है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, और एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होते हैं, उनमें रिलेशन वगैरह क्या है, और बीच में मैंने एक वेपर डेंसिटी वाला टॉपिक डिस्कस किया, उसको भी ध्यान रखें वो क्या रिलेशन है, उससे हमारा क्या रिलेशन कैसे बन के आया, क्या बताया, तो ये रिलेशन किस तरीके से, ये क्वेश्चन ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके यहाँ। एक तो 11th की क्लास में हमारे पहले चैप्टर में मिलेंगे, और 11th की क्लास के अंदर ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके के। तो यहाँ आपको ये चीज़ें सीख के आगे अप्लाई करनी है, और कंपटीशन में भी मोर ऑफ दी देम एक क्वेश्चन हो सकता है, और वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड होने का मतलब है इसी चीज़ को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके दे सकता है, परसेंटेज वगैरह कुछ बना के। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। आई थिंक आपको मेरा जो तरीका है, यानी जो हमारा जो मैं टॉपिक का जो डिस्कस करना चाहता था, वो पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। आई होप सो। थैंक यू।